हेलो गाइज, काव्या लर्नर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को। ख़ास करके अगर देखा जाए तो जो अभी 11th-12th में बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो जेनेटिक्स को लेकर के एक धारणा बनी हुई है कि उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल शब्दों में और मिक्स है, ये इंग्लिश और हिंदी का मिक्सअप हमने बनाया है ये वीडियो। और इसमें आप देखेंगे कि एक ही वीडियो में आपको मैं 20-20 मिनट के, लगभग 15-20 मिनट के 2-3 वीडियो में मैं पूरी जेनेटिक्स आपके ख़त्म कर दूंगा। और पूरा जो जेनेटिक्स का डर है वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। और ये जो वीडियो है ये जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे उनके लिए भी, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे भाई लोग, सब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और यहाँ से वो जेनेटिक्स के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स शब्द जो है ये जीन से रिलेटेड है। और जीन की इकाई जो होती है, जीन के कार्य की इकाई, जिसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। ठीक है, ये जो फंक्शन ऑफ जीन होता है उसकी यूनिट होती है। ठीक है। जेनेटिक्स की अगर शुरुआत देखा जाए मॉडर्न टाइम में, तो जेनेटिक्स की शुरुआत 1900 में हुई थी, अगर मॉडर्न डे की हम बात करें तो। और ये 1900 मतलब मेंडल का प्रयोग जो है उसके 34 साल बाद, 34 years आफ्टर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अगर हम देखें तो हम जो जब से मेंडल ने उस प्रयोग को किया था और उसके बाद से जब जेनेटिक्स के बारे में शोध हुए, यानी कि जब इसको ये लोगों के सामने आया, दुनिया के सामने जेनेटिक्स आया, इसके बीच में जो 34 years का गैप था उसे हम साइंस में, खास करके बायोलॉजिकल टर्म में या बायोलॉजिकल साइंस में डार्क इरा मानते हैं। क्योंकि इतने दिन तक दुनिया से जेनेटिक्स का जो नॉलेज था, जेनेटिक्स का जो ज्ञान था, वो लोगों से दूर रहा और लोग इससे अछूते रहे। अगर हम ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स शब्द जो है ये बैटिसन ने दिया था, डब्लू बैटसन। कहीं कहीं आपको इसमें इस शब्द में जो है बैटिसन, कहीं बैटसन लिखा मिलेगा और कहूँ कहीं कहीं जो है डब्लू बैटसन मिलता है। और इन्होंने 1905 में जेनेटिक्स शब्द दिया। जेनेटिक्स में मोस्टली हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि जो जनरेशन बाय जनरेशन, माता पिता से उसके पुत्र में, दादा से उसके माता पिता में, मतलब ये जो जनरेशन बाय जनरेशन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण होता है गुणों का, वो चाहे फिजिकल अपीयरेंस हो या मेंटल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या कोई विकार हो, कोई डिजीज़ हो, वो जो कहने का मतलब आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उसे हम हेरिडिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। और वेरिएशन, और उसी के साथ साथ कुछ बदलाव, हर पीढ़ी में जो है वो बदलाव देखे जाते हैं। आज इस यानी जैसे कि जो समय चल रहा है उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है बहुत, जैसे कहा जाता है साइंस में कि 60% हेरिडिटी और 40% इन्वायरमेंट कंसीडर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आप देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, यानी कि तमाम प्रकार के पोल्यूशंस जो हैं वो आपके इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। तो इससे वेरिएशंस आते हैं, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन, वो चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, और तमाम प्रकार के वेरिएशन और डिजीज़ेस तमाम प्रकार के उत्पन्न हो जाती हैं, लोगों में देखने को मिल रही हैं। तो ये जो बदलाव हैं, ये बदलाव इस कहीं न कहीं
आने वाली संतति को, जो प्रोजनी होता है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यानी जो इफेक्ट जीन का जो इफेक्ट है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें 60 और 40 का रेशियो होता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से चेंजेज आए हैं उनका 40% इफेक्ट होता है, और जो हेरिडिटी है, जो आनुवांशिकी है, उसका 60%। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हेरिडिटी है यानी कि आनुवांशिकी है, जो लक्षण माता पिता के लक्षण जो है वो बालक या बालिका, पुत्र या पुत्री या सन या डॉटर में वो जो आना है वो फिक्स होता है। यानी कि हेरिडिटी जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही होना है, उसको जाना है, वो फिक्स्ड है। जबकि वेरिएशन जो है, वेरिएशन ये इसमें डिफरेंस होता है, ये डिफरेंशियल होता है, ये जा भी सकता है। यानी कि जो विकार या जो भी बदलाव तुम्हारे शरीर में आए हैं वो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, दोनों। या कोई इसका फिक्सेशन नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वेरिएशन यहाँ पे हमने दो प्रकार के बताए हैं, जैसे हेरिडिटरी वेरिएशन। और हेरिडिटरी वेरिएशन जो होता है ये ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हेरिडिटरी वेरिएशन होता है। जबकि इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता और वो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड होता है, यानी कि वातावरण के द्वारा प्रेरित होता है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि मेंडल से पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने इस पे वर्क किया था। जेनेटिक्स, जीन, ये पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई लेकिन उतना वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सके। जैसे सबसे पहले स्वामर्डम एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने 1679 में एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ होम्युनकुलस जिसको कहा जाता है। और इनके अनुसार क्या था कि गैमीट में प्रेजेंट माइन्यूट इंडिविजुअल ही एक नए जीव में रूपांतरित होता है। तो इनकी बात कुछ हद तक सही है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो गैमीट होते हैं, आप समझ रहे होंगे, गैमीट का मतलब फीमेल्स का ओवा और मेल्स का स्पर्म। तो ये जो दोनों चीज़ें बनती हैं ये पूरी बॉडी के छोटे छोटे, हर जितने भी आपके बॉडी के आर्गन्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें सारे, चाहे वो हाथ पैर, फिजिकल अपीयरेंस हम देखते हैं, आउटर जो चीज़ें देखते हैं वो होती हैं। इंटरनल हार्ट है, जितने भी वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, लंग, ब्रेन, किडनी, यानी कि इवन जितनी भी एक नॉर्मल बेबी जो प्रोजेनी होता है, जो ऑफ स्प्रिंग होता है, एंड बायोलॉजिकल टर्म में आप उसको ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, प्रोजेनी कह सकते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक एडल्ट पर्सन में होती हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, बस उनका एक शेप होता है और वो शेप वैसा ही फंक्शन करता है जैसा हम एडल्ट्स में करता है। बस वो उनका फंक्शन, कुछ चीज़ें, कुछ रेट्स, उनके कुछ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो इनका मानना था कि गैमीट में आपके बॉडी के हर पार्ट से छोटे छोटे प्रेजेंट माइन्यूट जो इंडिविजुअल्स होते हैं हर जगह से इकट्ठा होकर के, और फिर वो कंप्लीट वो गैमीट का निर्माण करते हैं और उन्हीं गैमीट से एक प्रोजेनी का निर्माण होता है, जो कि बात सही भी है। लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट को उतना ज़्यादा क्लेरिफाई कर नहीं पाए थे। फिर एक और वैज्ञानिक हुए वोल्फ, इन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ इपीजेनेसिस दिया। इपीजेनेसिस का मतलब होता है बिफोर फॉर्मेशन, यानी कि बनने से पहले का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। और इन्होंने बताया कि जो गैमीट होते हैं, चाहे वो ओवा हो या स्पर्म हो, वो अनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है। वो कहने का मतलब वो डिफ्रेंशिएट हम उसको नहीं कर सकते, उसको अलग अलग नहीं होता है, वो अनडिफ्रेंशिएट एक जीव होता है और जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया जीव तैयार करता है। यानी कि दो अलग अलग, इन्होंने बताया कि इस, अगर सामान्य भाषा में कहें तो इनका कहने का मतलब ये था कि जो स्पर्म है, जो ओवा है, ये दोनों अलग अलग एक जीव हैं, ये अनडिफ्रेंशिएटेड एक जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, और ये दोनों फर्टिलाइज होकर के एक नए
जीव का निर्माण करते हैं। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पैंजीन्स दिया और इनके अनुसार प्रत्येक अंग से पैंजीन या जेम्यूल गैमीट में आते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक नए जीव का निर्माण करते हैं। कुछ हद तक इनकी जो चीज़ें थी चार्ल्स डार्विन ने जो बताया वो स्वामर्डम से मैच करती थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैंजीन जो इन्होंने दिया वो कॉन्सेप्ट ऑफ होम्यूनकुलस यानी कि जो स्वामर्डम का था उससे चीज़ें मैच करती थी। और ये भी उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने भी यही बताया कि पैंजीन्स या फिर जो जेम्यूल होते हैं वो गैमीट में आते हैं और जो अलग अलग गैमीट्स और वो जब फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइज करके एक नया एम्ब्रियो बनाते हैं तो उसमें वो सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। फिर एक वैज्ञानिक हुए वीज़मैन जिन्हें कहा गया और इन्होंने चूहों पे प्रयोग किया था। इन्होंने जर्म प्लाज्म थियरी दी और इनके अकॉर्डिंग ये हुआ कि इन्होंने क्या किया था कि ये 22 जनरेशन तक 22 जनरेशन्स तक एक चूहा को इन्होंने एक चूहा लिया और उसकी 22 जनरेशन तक चूहे की पूँछ को काटा और उसका कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला कि जो हमारी बॉडी है, जैसे कि जो भी प्रयोग हुए हैं साइंस में, पहले जो प्रयोग आज भी जो भी प्रयोग होता है वो पहले जानवरों पे और उन जानवरों पे जो बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे लिए हमारी कुछ चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए वो कहने का मतलब सब जितने भी जीव हैं वो प्रकृति में अपनी एक अहमियत रखते हैं। तो लेकिन जो प्रयोग होते हैं वो एबंडेंट अमाउंट में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं पे प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दी और इन्होंने बताया, इन्होंने दो प्रकार का ये बताया कि हमारे बॉडी के अंदर जो है दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक जर्म प्लाज्म होती है और एक सोमेटोप्लाज्म। जर्म का मतलब जर्म को इन्होंने कोरिलेट किया जीन से, ठीक है, यानी कि जर्म प्लाज्म का मतलब अगले जनरेशन में जो चीज़ें जाएंगी वो इन्होंने उसको कह दिया जर्म प्लाज्म। और सोमेटोप्लाज्म, सोमेटो का मतलब बॉडी, आपका जो ये बॉडी है सोम, सोम का मतलब बॉडी से उसका कॉन्सेप्ट है। और सोमेटोप्लाज्म इन्होंने बताया कि जो आगे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र नहीं होता। भाई बॉडी ट्रांसफ़र थोड़ी ना होगी, बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं, जो जीन्स हैं, जो डीएनए हैं वही तो ट्रांसफ़र होता है, बॉडी ट्रांसफ़र थोड़ी ना होता है। जो हमारे क्रोमोसोम्स के द्वारा जो जीन्स हैं, जो हमारे डीएनए हैं, वही हमारे अगले जनरेशन में जाता है। तो इन्होंने बताया कि ये जो जर्म प्लाज्म है ये आगे की जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि सोमेटोप्लाज्म जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसी में एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने एक टर्म दिया प्योर लाइन। कभी कभी ये पूछ लेता है डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें, जैसा कि आप अभी जानते हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो केवीएस के एग्ज़ाम को लेकर के भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टर्म प्योर लाइन जो है उसे जॉनसन ने दिया, जॉनसन ने 1900 में दिया था, 1900 में जो है इन्होंने बताया, प्योर लाइन एक टर्म दिया। आगे देखते हैं जॉनसन, और जॉनसन ने ही 1909 में जीनोटाइप और फिनोटाइप कॉन्सेप्ट दिया। जैसा कि अभी आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, और इस जो टर्म है ये जीनोटाइप और फिनोटाइप ये आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को, जैसे मेंडल के लॉज हैं उसमें हम देखेंगे जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक का मतलब, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिनोटाइपिक का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें सामने से दिख रहा है। यानी कि मोटे तौर पे अगर ऐसे कह दिया जाए तो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में जब हम कहते हैं ऐसे, तो वो एक फिनोटिपिक रेशियो होगा, एक फिजिकल अपीयरेंस जो सामने से नेकेड आई से हमें दिख रहा है। और जीनोटिपिक रेशियो जब उसको हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं तब उसके बाद चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं वो जीनोटिपिक हो गया। अब जो आज का मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर हम कहें तो वो डब्ल्यू बेटिसन, जैसा कि हमने आपको बताया है, डब्ल्यू बेटिसन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। हमने आपको बताया है यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है।
और जो ये टी.एच. मॉर्गन साहब थे, इन्होंने ड्रोसोफिला पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें इन्होंने लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इस सब के बारे में इन्होंने ये चीज़ें बताई थी। और अगर हम आपको बताएं तो ये जो क्वेश्चन है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2016 के पेपर में। यूपी टीजीटी जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। एक आगे है ए गेरार्ड, इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। ए गेरार्ड एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एल्केप्टिन्यूरिया खोजा था। एल्केप्टिन्यूरिया एक डिजीज़ है और ये कैसे डिजीज़ है, एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि यूरिन में होमोजेनेटिसिक एसिड बाहर आने लगता है और जैसे ही यूरिन एक्सक्रीट करता है, कोई भी ह्यूमन जो है वो अगर यूरिन एक्सक्रीट करता है तो जैसे वो एयर के कांटेक्ट में यूरिन आती है, एयर के कांटेक्ट में आते ही उसमें क्या हो जाता है कि वो ब्लैकिश कलर उसका हो जाता है। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जीन शब्द जो है वो जॉनसन ने दिया था 1909 में। एलिमेंट या फैक्टर शब्द जो है वो मेंडल ने दिया। वर्ड जो एलिमेंट या फैक्टर, ये आप बार बार फैक्टर, एलील, एलिमेंट, बहुत सारे चीज़ों का उपयोग किया गया है जेनेटिक्स में, तो खासकर एलिमेंट या जो फैक्टर वर्ड है ये मेंडल ने दिया था। और टी.एच. मॉर्गन जिनकी हमने ऊपर बात की, ये थॉमस हंट मॉर्गन ने फैक्टर का सिंबल दिया था। अब जैसे फैक्टर का सिंबल आप आगे देखेंगे, टी, कैपिटल टी टाल के लिए और स्मॉल टी डॉर्फ के लिए यूज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, अपने जो इन्होंने ला दिए हैं। तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने ये जो इन ट्रेड्स का यूज किया था। तो ये जो फैक्टर सिंबल है ये टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। एलील जो शब्द है ये बैटिसन ने दिया और वन एक जीन के डिफरेंट मॉर्फोलॉजी को एलील कहते हैं। एलील वास्तव में होता क्या है कि जो डिफरेंट एक ही जीन के डिफरेंट डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब आकार की, कार्य की, जो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, एक ही जीन के दो एलील होते हैं। कहने का मतलब जैसे आपने देखा होगा एक्स वाई एक्स एक्स, जैसे अगर क्रोमोसोम की हम बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं और उसमें सब में आपने देखा होगा फीमेल के केस में सब में एक्स एक्स की पेयरिंग होती है, जबकि मेल के केस में भी 22 पेयर एक्स एक्स होते हैं, जबकि 1 पेयर जो होता है एक्स वाई का होता है। तो ये जो एक्स वाई एक्स एक्स ये हैं, ये क्या हैं, ये एलील हैं। ठीक है, एक ही जीन के डिफरेंट डिफरेंट एलील की अपनी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, उसी को एलील कहते हैं। अब आगे आपको ये जितने भी हम यहाँ पे टर्म बता रहे हैं आपको, ये टर्म आपको आगे सुनने को मिलेंगे, जैसे होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, बैटिसन, ये सारे जो टर्म हैं ये बैटिसन ने दिए थे। ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द जो है ये बैटिसन ने दिया था। और हेट्रोसिस एक शब्द है, हेट्रोसिस, जिसका कन्वर्जन वर्ड अब आ गया हाइब्रिड, जो हमें देखने को आजकल चलन में मिलता है। तो ये हेट्रोसिस या हाइब्रिड जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक सुपीरियर होता है, एक इन्फीरियर होता है। और सुपीरियर जो होता है उसे हाइब्रिड बीगर कहते हैं। और ये जितने भी टर्म हैं, चाहे वो हाइब्रिड बीगर हो, हेट्रोसिस हो, हाइब्रिड हो, या सुपीरियर हाइब्रिड, इन्फीरियर हाइब्रिड, ये सब शब्द जो है जी.एच. सल ने दिया था। आपको मैं ये सब टर्म इसलिए बता रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी आपसे कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ मेनली जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडलिज्म इसको कहा जाता है, यानी कि मेंडलवाद या मेंडल का प्रयोग। जीजे मेंडल वाज अ मॉन्क ऑफ ऑस्ट्रिया, अ टीचर इन ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री एट ब्रन। ठीक है, मेंडल जो थे वो मॉन्क, ऑस्ट्रिया के मॉन्क थे। ठीक है, मॉन्क का मतलब क्या होता है कि एक बौद्ध
बौद्ध धर्म में जो शिक्षक होता है उसे मॉन्क बोला जाता है, ठीक है। और ये टीचर थे कहाँ? अगस्टीनियन यूनिवर्सिटी में, अगस्टीनियन मोनेस्ट्री में, और उस शहर का नाम था ब्रुन। मेंडल ने अपना प्रयोग 1857 में गार्डन पी। अब आप यहाँ पे देखेंगे दो तरीके की पी होंगी, आप आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। एक है गार्डन पी जिसे हम पाइसम सटाइबम कहते हैं, जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया, और एक है लेथायरस ओडोराइटस जिसे हम स्वीट पी कहते हैं, उसके बारे में आप देखेंगे। अब यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन मिल सकता है, 1857 है, कहीं कहीं 1856 लिखा हुआ है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि ये चीज़ जो है ये 1856 या 1857 ये आपको कहीं पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं क्रिएट करना है। 1856 या 1857 वो दौर था, और उसी समय इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट इनका कहीं कहीं आपको मिलेगा 7 ईयर्स तक, मोस्टली 7 ईयर्स ही माना जाता है। 1865 तक इनका ये जो प्रयोग था इन्होंने अपना किया, और उससे उसके बाद से लेकर के 34 ईयर्स तक इनका जो एक्सपेरिमेंट था उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि आप आगे देखेंगे जेनेटिक्स में कुछ इन्होंने जो इस तरीके के ट्रेड्स दिए, टीटी, और उसके बाद उसका क्रॉसिंग करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और उसके बाद इन्होंने टेस्ट क्रॉस करवाए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो जो उसका जो अपीयरेंस था वो ऐसा मैथमेटिकल टाइप का दिख रहा था। तो इसको एक्सेप्टेंस इसका इसी फर्स्टली जो लोग देखते थे, इसीलिए इसको एक्सेप्ट लोगों ने नहीं किया। और इस पे एक्सेप्ट करने की बात क्या है कि क्या होता है कि कभी बार हम एक गलती करते हैं, जो आजकल कि लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं वाली कंडीशन। कहने का मतलब आदमी की सोच पहले से ये हो जाती है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए उसको किसी ने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और पहले ही उस चीज़ को नकार दिया गया। तो लेकिन क्या हुआ कि 34 ईयर्स आफ्टर 1900 में 3 साइंटिस्ट हुए, और तीनों साइंटिस्टों ने इनके जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या हुआ, उस पे अलग अलग उन्होंने अपने रिसर्च की। क्या होता है कभी कभी कि हम दुनिया में जब तक रहते हैं हम बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उस काम को कोई जान नहीं पाता है, और जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तब हमारी किसी कही हुई बात पे, या हमारी लिखी हुई किसी बात पे, या हमारे द्वारा दिए गए किसी स्पीच को इतना ज़्यादा लोगों तक वो पॉपुलर हो जाता है, वो चीज़ें तब लोगों के समझ में आती हैं जब हम नहीं होते हैं। यही मेंडल के साथ भी हुआ। और 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने शोध किए। एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रीज, ये कहाँ के थे? हॉलैंड, या फिर आज हम उसको नीदरलैंड, ज़्यादा पॉपुलर नाम है उसका, हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। और इन्होंने अपना प्रयोग जो था वो इवनिंग प्रिमरोज पे किया, जिसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। इस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। उसके बाद जो है इन्हीं के साथ एक और वैज्ञानिक थे, दूसरे वैज्ञानिक। एक तो आपके हो गए ये ह्यूगो डिब्रीज, जो कि कभी कभी यहाँ से भी पूछता है कि किन वैज्ञानिकों ने, नाम दे देगा आपको, 4 नाम दे देगा कि इनमें से किन किन ने मेंडल के लॉ पे प्रयोग किया था 1900 में, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक हुए कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी के थे, और इन्होंने अपना जो प्रयोग था वो मेज पे किया, कॉर्न, मक्के पे इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया। और तीसरे वैज्ञानिक थे सी मार्क, और ये भी ऑस्ट्रिया के थे, और इन्होंने अलग अलग कई सारे प्लांट्स पे अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन सारे जो तीनों लोग थे इनके एक्सपेरिमेंट जो थे वो मेंडल ने जो लॉ बताए थे आज से 34 ईयर्स एगो, जो उन्होंने लॉ दिया था उस लॉ पे डिपेंड थे ये तीनों जो साइंटिस्ट हुए, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और इवन सीमार्क। इनके तीनों के जो कॉन्सेप्ट थे वो उसी को प्रूव करने के लिए थे जो कॉन्सेप्ट दिया था मेंडल ने। और इन तीनों ने अपना जो शोध किया उसका जो कंक्लूजन निकाला, जो रिसर्च करके कंक्लूजन निकाला, उसको इन्होंने एक मैगजीन 1901 में
कंपाइल करके अपने तीनों लोगों के प्रयोग को कंपाइल करके जो कंक्लूजन था वो निकाल करके इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की, फ्लोरा नाम की। और ये जो है फ्लोरा, ये आपको बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और फ्लोरा ये जो मैगजीन थी, इसी में इन्होंने तीनों लोगों ने अपना कंक्लूजन बताया कि मेंडल के जो प्रयोग थे वो कैसे कैसे थे, कैसे कैसे उन्होंने किया था। तब जो है मेंडल का प्रयोग इस फ्लोरा मैगजीन के माध्यम से पूरी दुनिया में सबके सामने आया। अब इसमें क्या था कि मेंडल ने क्या किया था, तब इन्होंने बताया कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स थे उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। कि जैसा कि आपने पहले ही देखा कि उन्होंने पाइसम सटाइबम, जो मटर का पौधा है पाइसम सटाइबम, जिसे हम गार्डन पी कहते हैं, उस पे उन्होंने उसके 7 कैरेक्टर्स पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब बहुत सिंपली आपको समझना है कि वे लक्षण केवल उनको जितने भी, यानी कि 7 कैरेक्टर्स जो थे, वे जितने भी सिम्टम्स थे वो केवल 4 क्रोमोसोम पे उनको ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ गई। यानी कि कैरेक्टर तो 7 लिए थे उन्होंने कि हमें 7 चीज़ें देखनी है। फ्लावर, सीड शेप, सीड सीड शेप 2 तरीके के, एक रिंकल्ड यानी कि जो सुकुड़, या कहेंगे हम रिंकल, एक गोल शेप की मटर आपने देखा होगा, और एक सूखी मटर आप देखते हैं 2 टाइप की, एक रिंकल्ड होती है, एक राउंड शेप होती है, ठीक है। उसके बाद सीड सीड शेप हो गया, सीड कलर 2 टाइप के, एक ग्रीन कलर एक येलो कलर, ठीक है। फिर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में एक वायलेट फ्लावर होता है और एक वाइट फ्लावर होता है। उसके बाद इन्होंने फ्लावर कलर हो गया। फिर फ्लावर पोजीशन पे टर्मिनल एक्साइल, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो है पॉड पॉड जो है फली, जो है फली पॉड शेप पे किया था, और पॉड शेप के बाद पॉड कलर पे किया था, ठीक है। पॉड कलर यानी कि पॉड कलर येलो, पॉड का कलर ग्रीन, और पॉड शेप उस पे भी पूरी भरी हुई या थोड़ा सा खाली, उसमें छोटी मटर जिसमें होती है वो खाली होती है, उसकी फली जो होती है आप देखते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स, इनको ये 7 कैरेक्टर जो है ये फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेवन्थ जीन पे इनको ये सारे कैरेक्टर मिल गए। और ये बात जो है वो एक दूसरे वैज्ञानिक जो थे एस ब्लिक्स्ट, इन्होंने बताया कि ये सारे जो कैरेक्टर्स थे मेंडल के, वो केवल इन्हीं आउट ऑफ 7 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन ऑन द 4 क्रोमोसोम, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन्थ। अब जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, मेंडल ने 2 प्रकार के क्रॉस करवाए थे। एक को कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि हिंदी में अगर कहा जाए तो एक संकर क्रॉस, और दूसरा जो इन्होंने बताया था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये सिंगल सिंगल लक्षणों के बीच में जो क्रॉस होता है, यानी कि कोई एक, जैसे अभी मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने जैसे बताया, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि एक टाल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया, और उनके बीच जब इन्होंने क्रॉसिंग करवाई तो क्या मिला इनको, कि एक बार टाल वाले को डॉर्फ वाले से जब क्रॉस करवाया तो इनको क्या मिला, हाइब्रिड मिला। हाइब्रिड का मतलब जिसमें दोनों कैरेक्टर विद्यमान थे, यानी कि टाल भी था और कुछ लक्षण टाल के थे और कुछ लक्षण डॉर्फ के थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब ये टी टी जो एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी से इन्होंने क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करने का मतलब एक बार टी, एक कैपिटल टी एक बार कैपिटल टी से मिलेगा तो क्या बनेगा, टी टी, ठीक है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलेगा तो टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलेगा तो टी टी बनेगा, और स्मॉल टी से मिलेगा तो टी टी बनेगा। वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जो मैंने आपको बात पहले बताई थी कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, आप फर्स्टली आप देखेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यानी कि प्रभाविता का नियम। तो जो बड़ा होता है वो हमेशा प्रभावी होता है, क्योंकि
उसका फिजिकल अपीयरेंस, जैसे भाई किसी का शरीर लंबा चौड़ा है तो वो क्या होगा, वो अपने से नीचे वाले पे हमेशा हावी होगा, ठीक है। तो फिजिकल अपीयरेंस में अगर देखा जाए तो 3:1 का रेशियो आ रहा है कि एक केवल लंबा है, प्योर टाल है, ठीक है। दो जो है वो 50% टाल है, 50% डॉर्फ है, यानी कि उनमें दोनों के कैरेक्टर है। लेकिन अगर प्रभावी देखा जाएगा, अगर प्रभाविता के नियम को हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे 3:1 का रेशियो, यानी कि 3 कैरेक्टर आपको ऐसे दिख रहे हैं, 3 ट्रेड्स ऐसे दिख रहे हैं जिसमें कि टाल की डोमिनेंस दिख रही है, जबकि एक प्योरली जो है वो शार्ट है, ठीक है। जबकि एक जो है वो प्योरली शार्ट है। तो इसलिए 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो। जबकि जीनोटिपिक रेशियो में हम प्योर चीज़ों को देख रहे हैं। फुली टॉल 25% फुली टॉल है, जबकि 50% हाइब्रिड है, ठीक है। तो दो कैरेक्टर इसके हाइब्रिड है तो दो उसको हमने कर लिया। और 25% जो है वो क्या है, 25% प्योर ड्वार्फ है, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। अब आपको कहीं भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। अब अगला लॉ जो इन्होंने दिया उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। फिर इन्होंने सेल्फिंग करवाई, और सेल्फिंग करवाने के बाद सेग्रीगेट का मतलब अलग होना, अलग अलग इन्होंने उस जितने भी जो भी गैमीट्स थे, जो भी एलील कह लीजिए, गैमीट्स कह लीजिए, फैक्टर कह लीजिए, ये सारे अलग अलग हो गए, यानी कि टाल अलग, डॉर्फ अलग। तो इस तरीके से सारे गैमीट 100% प्योर हो गए। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और आगे का जो आगे के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका आगे का पार्ट बताया जाए, और आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।